हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स इन डिटेल। बट क्योंकि डिटेल में डिस्कस करना है और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो है वो सेक्शन 3 to 50, बाप रे कितने सारे सेक्शंस हैं, तो एक क्वेश्चन में नहीं हो सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम करेंगे पार्ट 1 सिर्फ क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स के बारे में, जो कि सेक्शन 3 से लेके 14 तक है। फिर भी काफी सारे सेक्शन हो जाएंगे। देखो, सेक्शन 3 हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ लिया था, जिसने यही बोला था कि भाई जो फैक्ट इन इशू है, मुख्य मुद्दा और रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, वो बहुत सारे हैं। अभी हम पढ़ेंगे इन दो को छोड़ के किसी और का एविडेंस कोर्ट नहीं लेगा। लेकिन आप देखोगे रेलेवेंट फैक्ट्स ही इतने सारे हैं कि मतलब सारा कुछ उसमें कवर्ड है। चलो, अब सेक्शन 4 सबसे पहले क्या कर रहा है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। कई बार होता है ना, कुछ हुआ फिर उसके बाद हुआ फिर उसके बाद हुआ, एक ही बार में सब कुछ होता चला गया ना। तो सेम इंसिडेंट, सेम टाइम, कंटिन्यूअस इवेंट्स। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है, मैंने गूगल पे चेक नहीं किया, सॉरी। रेस गेस्टे, आई डोंट नो क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो ये है सेक्शन 4। ये कहता है कि जो फैक्ट्स सेम इंसिडेंट से कनेक्टेड हैं, उसी समय हुए कंटिन्यूअसली, वो सारे रेलेवेंट ही हैं। जैसे ए स्नैचेस बीज गोल्ड चेन, ठीक है, क्राउडेड मार्केट में भागा, बी ने चिल्लाया कैच हिम, ही हैज स्नैच्ड माय चेन, ठीक है। लोग इकट्ठे हो गए, मान लेते हैं किसी ने मारा पीटा और उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्या ए ने बी की गोल्ड चेन स्नैच की? ये तो मेन क्वेश्चन हुआ। और बाकी उससे रिलेटेड रेलेवेंट फैक्ट्स क्या हुए? बी ने इमीडिएटली चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया। दूसरा, लोगों ने उसको चेज किया, नहीं किया। फिर लोगों ने उसको पकड़ा और चेन बरामद हुई, नहीं हुई, क्या हुआ? ये सब क्या है? पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है। तो ये सब रेलेवेंट फैक्ट्स हैं कि उस वक्त जो ट्रांजैक्शन हुई उसका क्या रिजल्ट हुआ। कंटिन्यूअसली चीजें एक के पीछे एक होती चली गई। नाउ कुछ और ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें समझाते हैं कि कोई भी इवेंट किन सर्कमस्टांसेस में हुई, उसके पीछे क्या कारण था, हुई होने के बाद उसका क्या असर हुआ, राइट? वाई एन इंसिडेंट हैपेंड, कॉज, व्हेन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट हैपेंड, ओकेजन, भाई घर में शादी थी, क्या था, राइट? और उसके बाद फिर हुआ क्या, उसका इफेक्ट क्या रहा। जैसे एग्जाम्पल, ए ने बी की दुकान को आग लगा दी, तो यही फैक्ट है। क्या ए ने बी की दुकान को आग लगाई? अब इसके पीछे ओकेजन ये थी कि उनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी आग लगाने से पहले। अब उसने गुस्सा आया उसको, और गुस्से में रिवेंज वाज द कॉज। ए वांटेड रिवेंज, तो ये कॉज था। इफेक्ट क्या हुआ? बी की दुकान भी जली, नियर बाय दुकानें भी डैमेज हुई, ये इसका रिजल्ट था। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसमें कोई ऐसा फैक्ट सामने आ रहा है जिससे ये पता चलता है कि कोई भी इवेंट कब हुई, क्या सिचुएशन थी, क्या उसके पीछे कारण था, और फिर उसका प्रभाव, रिजल्ट, फाइनली उसके क्या इंपैक्ट हुए, ये सारी चीजें रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। इसी तरह से रेलेवेंट है मोटिव, क्यों किया, क्या उसने प्रिपरेशन की, चाकू लाया, जहर लाया, किसी से बात की, और उसका कंडक्ट क्या था, प्रीवियसली, बिफोर द क्राइम, एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट आफ्टर द क्राइम। क्राइम से पहले वो किसके संपर्क में था, बाद में किसके संपर्क में था। ऐसा होता है ना, जैसे बॉडी कहां छुपाई, कहां भागा, चेंज किया, नया चीजें क्या करी, क्या नहीं करी। अब जैसे ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी, तो मर्डर हो गया, फैक्ट इन इश्यू। अब मोटिव क्या था? उसने पैसे उसके वापस नहीं कर रहा था, वो बाद में पता चला। अब प्रिपरेशन में पता चला कि वो एक चाकू खरीद के लाया था। प्रीवियस कंडक्ट क्या था? उसने कुछ दिन पहले उसको थ्रेटन भी किया था। और आफ्टर द इंसिडेंट क्या हुआ? वो भाग गया और उसने चाकू भी छुपाने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें आ गई ना, क्या मोटिव था, क्या रीजन था, क्या प्रिपरेशंस की, क्राइम से पहले उसका क्या कंडक्ट था, क्राइम के बाद उसका क्या कंडक्ट था। ये सारे फैक्टर्स, ये सारी इंफॉर्मेशंस, ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट होते हैं डिसीजन लेने में। नाउ इसके अलावा कुछ चीजें फैक्ट्स इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती हैं या इंट्रोड्यूस करती हैं। जैसे हु वाज इन्वॉल्व्ड, वेयर डिड इट हैपन, टाइम, प्लेस, कौन आदमी था, व्हेन डिड इट हैपन, तो वेयर एंड व्हेन का मतलब टाइम, प्लेस, एंड हाउ आर द पर्सन्स एंड थिंग्स कनेक्टेड। जिन भी लोगों की हम बात कर रहे हैं,
या जो चीजों की हम बात करें उनका आपस में क्या कनेक्शन है, तो इससे भी कोर्ट जो है चीजों को समझ सकता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग बीज लैपटॉप फ्रॉम बीज ऑफिस। एक बंदे ने एक बंदे के ऑफिस से लैपटॉप चुरा लिया, बाद में पता चलता है कि वो उसका एम्प्लॉई था, तो नेचुरली उसका एक्सेस था उस ऑफिस में जाने का। तो डेफिनेटली कितने बजे चोरी हुई, कहां हुई, सपोज ऑफिस से हुई, रात को 9 बजे हुई, 7 बजे हुई, किसने चोरी की, वो कौन था, वो उसका एम्प्लॉई था, क्यों चोरी की, मे बी उसको जरूरत हो पैसे की, या उसकी एक टेंडेंसी हो, पास्ट बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। देन थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर, कुछ लोग ना मिलके करते हैं क्राइम, मिलके क्राइम करते हैं। टू और मोर पर्सन्स एग्री टू कमिट अ क्राइम, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हम बीएनएस में पढ़ चुके हैं। तो वो दोनों मिलके जो भी करेंगे, एक दूसरे को मैसेज करेंगे, बुलाएंगे, आएंगे, जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, तो उसमें चाहे एक ने भी किया हो, अगर वो चीज प्रूव होती है तो दूसरा भी उसी चीज से पकड़ा जा सकता है। कॉमन प्लान, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे ए और बी ने प्लान किया, चलो एक ज्वेलरी शॉप को लूटते हैं, चलो भाई बढ़िया है। अब ए ने मैसेज भेजा 10 बजे आना कार के साथ। अब यहां पर मैसेज ए ने भेजा है, बी को लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बी ये बोलते जी मैसेज तो कोई भी किसी को लिख सकता है, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने पहले प्लानिंग की थी कभी कार, और पहले भी सपोज वो दोनों मिलकर चोरी करते रहते थे, और अभी भी माना ये प्रूव हो जाए कि उन लोगों ने मिलकर कार जो है वो ज्वेलरी शॉप लूटने की योजना बनाई थी, तो उस वक्त फिर जो मैसेज गया है ए से बी को कि कार लेके आना, और हो सकता है वो सच में कार लेके आ भी गया हो, तो फिर वो कैसे प्रूव करेगा कि मैं तो कार लेके यूं ही आया था, दिस दैट। तो ये सब चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी के अंदर है, तो एक आदमी का कोई भी फैक्ट दूसरे को भी पकड़ने के काम आ सकता है। देन सेक्शन 9 कुछ अलग ही बात करता है। ये कहता है कई बार ना फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं होते लेकिन फिर भी रेलेवेंट हो जाते हैं। लाइन बड़ी अजीब है, अगर एग्जाम्पल ना समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। प्ली ऑफ अलिबी, ये क्या है, अलिबी का मतलब आई वाज समवेयर एल्स। अब जैसे मान लेते हैं किसी चोरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और माना ब्लेम आ रहा है मिस्टर ए पे, और मिस्टर ए प्रूव कर देते हैं कि भाई जिस समय चोरी हुई उस समय मैं फलाना जगह था, अगर वो दूसरे शहर में हो तो फिर तो बात ही क्या है, यानी मैं वहां हो ही नहीं सकता, आई वाज समवेयर एल्स, दिस इज द प्ली ऑफ एलिबी। तो क्राइम में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, माना किसी का मर्डर हुआ, किसी का रेप हुआ, असॉल्ट हुआ, और आप ये प्रूव करते हो कि मैं उस घटना पर यहां नहीं था, कहां था वो आप प्रूव कर देते हो। तो इसका मतलब जब आप कहीं और को प्रूव कर देते हो तो फिर ये तो प्रूव हो गया ना कि भाई आप वहां नहीं थे। अब वैसे देखा जाए तो ये एक इररिलेवेंट फैक्ट है। माना सपोज एक आदमी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि क्राइम हुआ सपोज दिल्ली में और मैं उस समय था कानपुर में, तो वो ये प्रूव करने में लगा है कि मैं उस समय उस तारीख पे कानपुर में था। देखा जाए तो क्या बकवास है, हम तो दिल्ली में चोरी की बात कर रहे हैं या दिल्ली में मर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई रेलेवेंट है ना। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम पर जब वो क्राइम हुआ मैं कानपुर में था, तो एटलीस्ट वो तो बच जाएगा ना, उसने तो नहीं किया। अब उसका कोई इनडायरेक्ट रोल कॉन्स्पिरेसी है वो बात की बात, फिलहाल डायरेक्ट रोल तो उसका नहीं है, ये तो प्रूव हुआ। सो व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बट बिकम रेलेवेंट, दिस इज प्ली ऑफ एलिबी, आई वाज समवेयर एल्स। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया है, इसको आप पढ़ लेना। देन कई बार कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कोर्ट को कंपेंसेशन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे माना एक मैंने एग्जांपल लिया, आगे चल के आप पढ़ ही रहे होंगे कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया, अब उसका जो रिपेयर का बिल है, स्पेयर पार्ट्स की क्या कॉस्ट है, मैकेनिक का क्या चार्जेस हैं, फोटोग्राफ्स जो डैमेज को शो कर रहे हैं, तो मतलब ये सारी चीजों से अगर झगड़ा चल रहा है कि कितना एक रीजनेबल कंपेंसेशन मिलना चाहिए था, तो ये सब चीजें कोर्ट को हेल्प करती हैं डिसाइड करने में। तो ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हैं, वो रिपेयर बिल भी रेलेवेंट है, वो कार की फोटो भी रेलेवेंट है, स्पेयर पार्ट्स की क्या कॉस्ट होती है वो भी रेलेवेंट है, मैकेनिक क्या चार्जेस लेता है रूटीन में ये भी रेलेवेंट है, सब कुछ रेलेवेंट है। तो ये कोर्ट को हेल्प करेंगे एक कंपेंसेशन डिसाइड करने में। या सपोज किसी का मकान लेट हो गया, अब लेट होने पर कंपेंसेशन मिलना है, तो कितने का मकान था, कितना लेट हुआ, उससे उस बेचारे जिसको बायर था कितना रेंट देना पड़ा, ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हैं कि बिल्डर ने कब देने का प्रॉमिस किया था, डिले कितना था, नॉर्मल डिले था, एबनॉर्मल डिले था, तो कुछ भी, एनीथिंग्स, ऑल सच थिंग्स आर रेलेवेंट टू डिसाइड। कई बार कोई चीज राइट और कस्टम भी होता है, मतलब बहुत सालों से आप कुछ कर रहे हो तो वो एक कस्टम प्रैक्टिस बन जाती है, तो उसको प्रूव करने से भी समटाइम एक राइट या कस्टम प्रूव होता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है कि गांव वाले किसी की जमीन से गुजर रहे थे, अब ये क्वेश्चन मुद्दा बन गया कि भाई वो गुजर सकते हैं कि नहीं, बट गांव वालों ने प्रूव किया कि वो ऐसा पिछले 40 सालों से कर रहे थे।
तो जब आप पढ़ोगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड और लॉस, तो इस तरह की चीजों में ना राइट जनरेट हो जाता है, कस्टम बन गई। अब कस्टम बन गई तो फिर वो बनी गई, ऐसे में एक रीजनेबल पाथ फिर शायद विलेजर्स को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 40 साल से ऐसा कर रहे हैं, तो अब एकदम से उसको बंद नहीं किया जा सकता। तो ये एक पास्ट प्रैक्टिस है, राइट। तो पास्ट प्रैक्टिस भी क्या करती है, एक राइट या कस्टम को प्रूव करती है, दैट इज अ पॉइंट। अब हम बात करेंगे सेक्शन 12 की। ये कह रहा है कि सम टाइम ना स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली फीलिंग, ये चीजें भी ना रेलिवेंट है। अब जैसे एक बंदे की इंटेंशन क्या थी, उसको इस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज थी नहीं थी, क्या उसका बिहेवियर नेग्लिजेंट था नहीं था, क्या उसके अंदर किसी के प्रति कोई नफरत थी, डर था, या वो बहुत बीमार था, उसकी हेल्थ कैसी थी, उसको इंजरी थी नहीं थी। ये सारे फैक्टर भी हेल्प करते हैं किसी भी चीज को डिसाइड करने में। अब जैसे बिफोर द इंसिडेंट ए हैड रिपीटेडली सेड आई विल टीच यू अ लेसन, तो इसका मतलब क्या है, उसकी इंटेंशन सही नहीं थी, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, रिवेंज का। तो ये बात अगर प्रूव होती है और उसके बाद कुछ होता है, तो ये समझ में आता है कि हाँ, उसके इरादे जो है उस समय ठीक नहीं थे। या कोई डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट है, उससे भी प्रूव होता है कि एक बंदा बीमार था या नहीं था। हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट का नहीं है तो बिल्कुल फिट था, झूठ बोल रहा है। तो मेडिकल रिपोर्ट भी स्टेट ऑफ बॉडी को डिक्लेयर करती है, जैसे स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे स्टेट ऑफ बॉडी, बहुत सारी चीजें इस तरह से डिसाइड होती हैं। हाँ, सेक्शन 13 भी रेलेवेंट है। कोर्ट कई बार ये भी फैसला करने की कोशिश करता है कि जो भी एक्सीडेंट या क्राइम हुआ वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, इस चीज के लिए भी वो रेलेवेंट होता है, इस चीज के लिए भी देखा जाता है। अब जैसे एक बंदे ने कहा कि A claims that B's house caught fire by accident, लेकिन लोगों ने या इधर उधर से पता चला कि नहीं, उसने पहले भी बी के घर को आग लगाने की कोशिश की थी, या वो पहले भी ऐसे मिस्चीवियस एक्टिविटीज कर चुका है, लोग घरों में आग वाग लगा देता है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो डिसाइड करने में हेल्प कर सकते हैं कि जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंटल नहीं है, इंटेंशनल है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी बहुत भला है, सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, माना गलती से उससे कुछ हो गया, तो ये सारे फैक्ट्स भी ये हेल्प करने में, प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं कि नो, ये बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता। माना 5-10 लोग उसके बारे में गवाही देंगे तो बहुत नेक बंदा है, गुड कैरेक्टर है, नेवर एनी यू कैन से कोई उसका पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो या तो जो बंदा विक्टिम है वो झूठ बोल रहा है, या फिर ये एक्सीडेंटली हुआ है। तो ये सब फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट होते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करना भी बहुत जरूरी होता है कि जो कुछ हुआ वो कहीं एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सजा देने में। देन लास्ट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कोर्स ऑफ बिजनेस। कई बार ना बिजनेस की एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस होती है, अब उस प्रैक्टिस के हिसाब से किसी भी चीज को प्रूव करना आसान होता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं पहले उसको रिपीट करता हूं, फिर एक एग्जांपल और दे देता हूं, बुक में नहीं लिखा, डबल हो जाता। सपोज आपने अगर देखा होगा कभी लाइफस्टाइल या इस तरह के मॉल में आपने शॉपिंग की होगी, तो वो लोग बिल जो है वो डिजिटली भेजते हैं। आजकल वो फिजिकल बिल देने का कल्चर रहा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे एक आदमी ने सामान खरीदा, तो मोर और लेस ये प्रूव हो जाता है कि हाँ, उसको वो बिल मिल ही गया होगा, बिकॉज वो अपने कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से प्रूव कर सकते हैं कि जो भी हमसे सामान खरीदता है उसको इतने मिनट के अंदर एक कंप्यूटराइज्ड बिल मिल जाता है। तो वो एक प्रैक्टिस है, उससे प्रूव किया जा सकता है। और कोई आदमी अगर उनके ऊपर ये ब्लेम लगाए कि मेरे को बिल नहीं मिला, मैंने पेमेंट की, वो पेमेंट का प्रूफ दिखा रहा है, तो फिर एक तरह से वो भी अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखा सकते हैं कि एक्सेप्शनल होगा कि बिल ना मिले, अदरवाइज वो बिल उसको फिर मिला ही होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आप सिनेमा हॉल में गए हो, तो आजकल ये भी प्रैक्टिस है ना, वहां पर वो टिकट भी कुछ ई फॉर्म में दे देते हैं। पहले तो जमाने में टिकट हाथ में छाप के दिया करते थे। तो वैसे ही कुछ भी, मतलब इट कैन बी एनी एग्जाम्पल। या जैसे बैंक में आपने कोई चेक जमा कराया, तो आजकल जैसे सेम डे क्लियरेंस होने लगी हैं, या चलो जो भी है कि आपका वो सेम डे क्लियरेंस में लग जाएगा। तो बैंकिंग प्रैक्टिसेस में भी, ऐसे बिजनेस में कई चीजों में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे वो प्रूव कर सकते हैं, सर देखो हमारी तो ये प्रैक्टिस है, हम ऐसा करते ही हैं। तो ये अपने आप में वो बिजनेस प्रैक्टिस को प्रूव करना भी रेलेवेंट फैक्ट है, जो ये इंडिकेट करेगा कि अगर आपने ऐसा किया है तो हाँ, हमने भी ऐसा किया ही होगा, क्योंकि ऐसा हम हजारों लाखों कस्टमर्स के साथ करते हैं। अब रेलवेज है, जैसे माना टिकट कैंसिल करने पर जो भी रूल्स के हिसाब से रिफंड करती है, तो रिफंड करती है। तो रेलवे मोर और लेस इसको एज ए बिजनेस प्रैक्टिस शो कर सकता है, सर अगर आपने टिकट की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया तो हमने रिफंड भी किया ही होगा, क्योंकि हम रिफंड करते हैं, सबका करते हैं, तो आपका भी किया होगा।
सो दिस इज हाउ अ बिजनेस कैन ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स थ्रू शोइंग देयर बिजनेस। वो अपना बिजनेस शो करके प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस प्रैक्टिस है और हमने इसको फॉलो किया होगा। ठीक है जी। सो आई होप आप रेलेवेंट फैक्ट समझ पा रहे होंगे कि किसी भी क्राइम को डिसाइड करने में एक जज को कौन कौन से रेलेवेंट फैक्ट्स दिए जाते हैं। अभी तो हमने थोड़े ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि फिर नहीं तो फिर वीडियो तो खैर बन ही नहीं सकती इतनी लंबी। तो अगली वीडियोस में आगे के क्वेश्चंस में हम बाकी के रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट समझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।